सभी का ऑल, पूरे सपोर्ट के लिए, पूरे दुआओं के लिए और सब कुछ। और देखिए अभी फुल बैटरी और फुल टैंक मैं आपके सामने जो है वापस आ गया हूँ। और इसलिए मैंने सोचा कि आज का ये जो मौका है, मैं अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके आज पॉजिटिविटी मैं खुद ही अपने साथ रखूंगा और मैं खुद ही पॉजिटिविटी के ऊपर मैं आप सबसे बात करूंगा। क्योंकि पिछले इन कुछ दिनों में सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद खरे जी को और ऋषि आचार्य जी को और बाकी सबको जिन्होंने इस पिछले गुरुवार को इतना शानदार सेशन लिया, सब कुछ यहाँ पर संभाल लिया और मेरा एब्सेंस जो है आपको वो फैलने नहीं दिया। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पिछले हफ्ते का जो अनुभव रहा ये रहा, उससे रिलेटेड इतनी सारी पॉजिटिविटी अभी मेरी लाइफ में आ गई है। पॉजिटिविटी सिर्फ ये नहीं कि मैं ठीक हो गया, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, ये रहा, पर उसके अलावा जो मुझे एक थोड़ा सा आराम का समय मिला, थोड़ा सा मुझे सोचने का मौका मिला और जो कुछ रियलाइजेशन हुए लाइफ में कि और आगे क्या करना है और उसके लिए मानसिक तैयारी किस प्रकार से करनी है, उसका जो है वो कई बार जब जिस चीज की हमको जरूरत होती है तो ऊपर वाला उसको खुद ब खुद हमारे सामने ला करके रख देता है। और ऑटोमेशन का मतलब ही ये है कि आपके प्रेजेंस में या आपके एब्सेंस में आपकी कंपनी जो है, आपका जो भी आपका संस्थान है, जो भी है, वो सही ढंग से पहले की तरह बराबर वैसा का वैसा ही चलता रहे। तो ऑटोमेशन का प्रिंसिपल भी यहाँ पर जो है वो काम आया। एंड कुछ चीजें जो मुझे समझ में आई है वो मैं आज की पॉजिटिविटी में आप सबके साथ में मैं शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये है, और जो बड़ी ऑब्वियस सी चीज है, वो कोई बहुत बड़ा उसके लिए ज्यादा प्रस्तावना बनाने की जरूरत नहीं है, कि मुझे समझ में आया कि छोटी छोटी चीजें जो है वो हेल्थ की वो कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। हेल्थ का इम्पोर्टेंस, अब तो मैं तो खुद डॉक्टर हूँ, मैं खुद इतने बीमारों को देखता हूँ, देखा है, ये सब किया है। लेकिन समझ में आया कि पहले एक इंसान फिर एक डॉक्टर। एक इंसान के रूप में जब आदमी बीमार पड़ता है तो वो डॉक्टर नहीं होता, वो एक इंसान होता है। और अपने हेल्थ के बारे में जो वो समझना और अपने हेल्थ को टिप टॉप बना करके रखना कितना इंपॉर्टेंट है, कि लाइफ में अगर कुछ भी आपको करना है, एनीथिंग इफ यू वांट टू डू, सबसे पहला और प्राइमरी रिक्विजिट ये है कि आप अपने ही खुद के ऊपर में लाइबिलिटी मत बने। आप खुद के लिए तो एक एसेट बने सबसे पहले, आप अपने परिवार के लिए एसेट बाद में बनिएगा, आप अपने फॉलोअर्स के लिए एसेट बाद में बनिएगा, आप अपने शहर के लिए एसेट बाद में बनिएगा, आप अपने देश के लिए, दुनिया के लिए एसेट बाद में बनिएगा। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप अपने हैं, आपके ऊपर ही लाइबिलिटी मत बनिए, खुद के लिए एक एसेट बनिए। और खुद के लिए एसेट बनने के लिए आपका दिमाग कितना भी तेज हो, एक स्वस्थ शरीर होना अत्यंत आवश्यक है। ये चीज जितनी बार भी मैं बोलूं, अब ये खुद के अनुभव से जब मैं गुजरा हूं तब मुझे समझ में आया कि अगर आपके पास कितना भी टैलेंट हो, आपके पास कितना भी नॉलेज हो, आपके पास कितना भी अनुभव हो, कुछ हो, अगर आपकी हेल्थ गड़बड़ा जाती है तो आप जो है वो ये सब बाकी सब चीजें जो है बेकार है। जान है तो जहान है। तो मुझे हेल्थ का इम्पोर्टेंस समझ में आया और मैं हमेशा से ही मतलब मैं कहता कहता रहा हूँ कि मैं एक हेल्थ वर्कर हूँ। हेल्थ अच्छी रहे तो बीमारी अपने आप दूर रहेगी अपने खुद के जीवन में। ये जब मैंने पाया तो मुझे हेल्थ का इम्पोर्टेंस फिर से रीडिस्कवर किया। मैंने काफी सारी चीजें डिसाइड की है अब से आगे से। जो मैं लाइफ का जो मेरा डिसिप्लिन रहेगा वो लेजेंडरी रहेगा। मैं खुद को आश्चर्यचकित करने वाला हूँ अपने डिसिप्लिन से। वहां से वापस आने के बाद जो मैंने कुछ चीजें शुरू की, ऑफ कोर्स अभी एक्सरसाइज के वगैरह करना, टू व्हीलर चलाना अभी कुछ और दिन के लिए मेरे लिए वर्जित है। लेकिन जब मैं स्वस्थ हो जाऊंगा तो उसके बाद में जिस प्रकार का मेरा हेल्थ का खाने पीने का जो डिसिप्लिन रहेगा वो लेजेंडरी रहेगा। और एक एग्जाम्पल के द्वारा जब मैं लीड करूंगा तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा और अंदर से मेरा पावर जो है वो निकलेगा। सेल्फ डिसिप्लिन से बड़ा सेल्फ लीडरशिप कुछ नहीं होता। लीडरशिप बिगिंस विद सेल्फ डिसिप्लिन। ये अगर आप चाहें तो लिख लीजिए इस सेंटेंस को, ये जो मुझे समझ में आया। लीडरशिप बिगिंस विद सेल्फ डिसिप्लिन। सबसे पहले हम खुद के लीडर बने, खुद को लीड करने की हमें कैपेसिटी रहे, तब जाके दूसरों को लीड करने की कैपेसिटी हो सकती है। सो लीडरशिप, पब्लिक लीडरशिप बिगिंस विद सेल्फ लीडरशिप, एंड सेल्फ लीडरशिप इज नथिंग बट सेल्फ डिसिप्लिन। दूसरी चीज मैंने ये पाई कि हम में से अधिकतर लोग यहाँ पर अभी 40 से 50 की उम्र के बीच में है। मैंने देखा भी है और मैंने ओवरऑल पाया है, और आज मैं शायद फर्स्ट टाइम ये बात इस ग्रुप में, इस फोरम में ये कह रहा हूँ कि योर एज बिटवीन 40 एंड 50, 40 से 50 का वो एज ग्रुप है जब आदमी अपनी हेल्थ को या तो बना लेता है सेल्फ डिसिप्लिन से,
या तो खराब कर लेता है, और उसको वो रियलाइज होता है आफ्टर ही क्रॉसेस 50। ये 40 से 50 के बीच में अगर आपने अच्छी आदतें लगा ली तो लगा ली, जिसका बेनिफिट आपको मिलेगा आफ्टर यू क्रॉस द एज ऑफ 50, ये उस वक्त रियलाइज नहीं होता। और अगर 40 से 50 के बीच में अगर आपने हेल्थ खराब कर ली तो आपको रियलाइज होगा 50 के बाद, और अगर इस दौरान संयम बरत के आपने हेल्थ अच्छी कर ली तो आपको 50 आपको इसको रियलाइज होगा 50 की एज के बाद। और मैंने जो है इस साल ही 50 की एज को टच किया है, तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि 40 से 50 के दौरान जो अमूमन मैंने अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन में रखा, उसका अब मुझे लाभ मिलेगा। क्यों 40 से 50, वाई 40 टू 50? क्यों 40 टू 50 इतनी क्रिटिकल एज होती है? इज बिकॉज शरीर अभी भी थोड़ा जवान, जब आप 40-41 के होते हैं आपका शरीर अभी जवान है, राइट? अगर कुछ होता भी है तो उतनी ज्यादा, अगर आपको डायबिटीज इस दौरान हो जाए, अधिकतर लोगों को 40 42 43 की एज में शुगर होता है, डायबिटीज होता है। डायबिटीज सबसे खतरनाक बीमारी इसलिए है क्योंकि पहले 10 साल कोई तकलीफ नहीं, अगेन 40 टू 50 पहले 10 साल कोई तकलीफ नहीं होती। जब डायबिटीज की तकलीफें होनी शुरू होती है तब रियलाइज होता है कि हमने कितना समय गंवा दिया, क्योंकि तकलीफ नहीं थी तो हम डिनाइल में थे, पलायन कर रहे थे रियलिटी से। 40 टू 50 एज इसलिए इतनी क्रिटिकल होती है कि 40 टू 50 की एज में आदमी ठीक ठाक कमाने लग जाता है, उसके पास कुछ पैसा होता है खर्च करने की। 40 से 50 वो एज होती है जहां पर माँ बाप के कंट्रोल से वो कंप्लीटली बाहर निकल जाता है, और ऊपर से कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं रहता। घर में भी वो बॉस है, अगर एक न्यूक्लियर फैमिली है तो घर में भी वो बॉस है, कोई कुछ कहने वाला है नहीं। अपने बिजनेस में भी वो बॉस है, कोई कुछ कहने वाला है नहीं। और यहाँ पर जो बैड हैबिट्स लग रही हैं वहां पे अगर किसी ने टोका भी तो वो डांट के उनको चुप करा सकता है। ये सबसे बड़ी उसके लिए सुविधा नहीं, सबसे बड़ा दुर्दैव है उसके लिए, सबसे बड़ी ट्रेजिक उसके लाइफ में बात यह है कि उसको कोई टोकने वाला है नहीं, और अगर कोई टोकता है तो उसको वो डांट के चुप करा सकता है। फॉर एग्जाम्पल वाइफ, फॉर एग्जाम्पल छोटे भाई बहन बच्चे, या दूसरे और। इसलिए ये 40 टू 50 एज जो है वो खतरनाक। 40 टू 50 के एज में आपको, आप जिस सर्कल में रहते हैं वहां पे कुछ आपको आदतें भी लग सकती है। फॉर एग्जाम्पल अल्कोहलिज्म की आदत, स्मोकिंग की आदत और गहरी हो जाती है, बाकी ये सब चीजें। और ये सब क्यों चलती रहती? क्योंकि अभी 40 टू 50 आपके शरीर में कोई तकलीफ होने वाली है नहीं, वो सब तकलीफ बाद में होगी। कि तो जब होगा कुछ देखा जाएगा, अभी तो पैसा है, एंजॉय कर लो, एंजॉय द आइसक्रीम बिफोर इट मेल्ट्स वगैरह, इस तरह की सब मूर्खतापूर्ण धारणाएं जो है, बोथ इन मैन ऑल्सो एंड इन लेडीज ऑल्सो, मैं दोनों की बात कर रहा हूं। इसलिए 40 टू 50 एज जो है वो बहुत ही क्रिटिकल एज है। इस दौरान जो हेल्थ खराब करते हैं बाद में बहुत बुरी तरह से पछताते हैं। सो अगेन, आप में से वो लोग जो इस एज ग्रुप में हैं या इस एज ग्रुप में जाने वाले हैं, चेत जाइए। मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं, और जो मैंने इतने सारे लोगों को देखा कि 40 टू 50 एक बहुत क्रिटिकल एज है, जहां पर अगर आप अपना वजन बढ़ने नहीं देते हैं, बुरी आदतें लगने नहीं देते हैं, जैसे शराब और स्मोकिंग, एक्सरसाइज नहीं करना, रीडिंग नहीं करना, अपग्रेड नहीं करना, ये सब आदतें अगर आप अपने आप को नहीं लगने देते तो आप वाकई सुखी रहते हैं बाद में। एक्सरसाइज, डाइट और वाटर, ये तीन चीजें बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आपके शरीर को पर्याप्त एक्सरसाइज मिले, डाइट आपका बिल्कुल कंट्रोल रहे, अनावश्यक न खाएं, और वाटर, पानी आप जो है वो लगातार पीते रहें। बिकॉज जैसे जैसे अभी आर्टिफिशियल चीजें जुड़ती जाएंगी डाइट में, लोगों के डाइट में, जिस अभी जैसा ऐसा प्रोसेस डाइट बढ़ता जाएगा, जिस जिस प्रकार से अभी आर्टिफिशियल मटेरियल खानों में, इवन रेस्टोरेंट के खानों में स्टोन्स होने के चांसेस अभी जनरल पॉपुलेशन में बढ़ते रहेंगे। एंड इसलिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एटलीस्ट हफ्ते में 3 या 4 डाइट्स आपके रॉ डाइट्स रहें, जिस प्रकार की जैसे आप सलाद खाएं या ये खाएं। और अत्यधिक पका हुआ भोजन जो है वो स्टोन्स को निमंत्रण देता है, ये हमको समझ में आता है, और आपकी इम्यूनिटी को भी लो करता है। इम्यूनिटी बूस्टर्स अगर आप कुछ लेना चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज से बेहतर इम्यूनिटी बढ़ाने वाली कोई चीज़ है नहीं। फल सब्जियों से बेहतर, सब्जियां आप जितने खाएंगे उतने आपके लिम्फोसाइट्स हेल्दी रहते हैं। आपका लिम्फ जो है, मैं ज़्यादा टेक्निकल नहीं होना चाहता, लेकिन जो आपके लिम्फोसाइट्स हैं जो बीमारी से लड़ने में सहायता करते हैं, जो आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव करते हैं, लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स की हेल्थ के लिए सब्जियों का सेवन, अलग अलग तरह की सब्जियों का सेवन जो है वो बहुत अत्यधिक जो है इम्पोर्टेंट है। यस, जब मैं दर्द में था और मैंने देखा कुछ लोगों को कैथेटर से विशेष तकलीफ नहीं होती, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है कैथेटर से। लेकिन हर बार वो जो
करीब 2.25 दिन मैंने कैथेटर के साथ में बिताए, तो मुझे समझ में आ गया लाइफ का मर्म क्या है। जैसे कि मैंने कहा भी था कि एक हाथ में आपकी ड्रिप चल रही है, बीच में नीचे से कैथेटर जा रहा है, एक हाथ में आपका वो बीपी का और वो सब लगा हुआ है जहाँ पे, ऐसी अवस्था में कैसे सो सकता है आदमी। लेकिन हर बार मैं यही सोचते रहा अपने आप को, ये करता रहा कि ये दर्द टेम्पररी है, लेकिन ये जो सही डिसीजन मैंने लिया स्टोन्स निकलवाने का, हेल्थ जो मेरी इंप्रूव होगी वो परमानेंट रहेगी। सो पेन इज टेम्पररी। इस कई बार लोग ऑपरेशन करवाने से कतराते हैं या ऑपरेटिव प्रोसीजर जाने से कतराते हैं, उनको मैं यही कहूंगा, पेन इज टेम्पररी बट द रिजल्टेंट हेल्थ इज गोइंग टू बी परमानेंट। सो हमेशा इस बात को जो है वो ध्यान रखें। दूसरा कुछ और चीजें सर्जरी से रिलेटेड जो मुझे समझ में आई, और सबसे बड़ी चीज एक जो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि सर्जरी पेशेंट का टेंशन नहीं है, राइट? सर्जरी पेशेंट का टेंशन नहीं है, सर्जरी सर्जन का टेंशन है, राइट? सो आप तो आराम से जाके लेटिए वहां पर, ठीक है? सर्जरी, क्योंकि हमको कुछ नहीं पता चलता। एक बार जो जनरल एनेस्थीसिया दिया मैंने, इस बार क्या था कि इस बार मैंने सोचा कि ये एनेस्थीसिया का असर कैसे होता है, धीरे धीरे अब मुझे बेहोशी छा रही है, ये हो रही है, मैं वो अनुभव करना चाहता था, मैं देखना चाहता था कि कैसा होता है एनेस्थीसिया में जाना। लेकिन एक बार जो है हाथ में कुछ गरम गरम सा महसूस हुआ, ऊपर की लाइट थोड़ी धुंधली हुई और उसके बाद आई फाउंड माई सेल्फ इन रिकवरी रूम। मुझे कुछ पता नहीं। तो ध्यान रखिए कि अगर सर्जरी आवश्यक हो तो डिले मत कीजिए, क्योंकि सर्जरी आपका टेंशन नहीं है, सर्जरी सर्जन का टेंशन है कि सब कुछ ठीक ठाक हो और मरीज को ठीक करना उसकी जिम्मेदारी है। इसके बाद में जो सर्जरी के इसमें जो एक बहुत अच्छी चीज जो हुई कि मुझे बहुत सारा थिंक टाइम मिला, सोचने के लिए टाइम मिला। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है कि हम नेक्स्ट इमीडिएट चीज जो लाइफ में आने वाली होती है उस पे हमारी सोच रहती है। बहुत सारा थिंक टाइम मिला, और एक ये मिला कि यूनिवर्स का मैसेज क्या है, इस अनुभव से जो मैं गुजर रहा हूँ, इस दर्द से जो मैं गुजर रहा हूँ, ये दर्द तो टेम्पररी है पर ये मैसेज क्या है यूनिवर्स का। और ये एक क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए कि जिस भी अनुभव से गुजरते हैं, अच्छे या बुरे अनुभव से, आस्क योरसेल्फ व्हाट इज द यूनिवर्स's मैसेज फॉर मी। ब्रह्मांड क्या मैसेज मुझे दे रहा है, बिकॉज गॉड टॉक्स टू यू इन दीज वेज ओनली। ईश्वर के पास समय नहीं कि सबसे आकर के इंडिविजुअली बात करे। ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, ये समझना जानना बहुत जरूरी है, इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। कोई भी टेम्पररी सेटबैक आता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरे बिजनेस में भी एक बड़ा सेटबैक ये आ रहा है, मुझे दिख रहा है आते हुए, देखते हो कि फेसबुक की एड कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, उसमें से मुझे एक रास्ता निकालना है। एंड अगेन द इशू इज व्हाट इज द यूनिवर्स मैसेज फॉर मी, ऊपर वाला क्या बताना चाहता है मुझे। और जब आप अपनी वल्नरेबिलिटी, यानी जब आप ऑथेंटिक होते हैं, दूसरी चीज जो मुझे समझ में आई, जब आप ऑथेंटिक होते हैं, जब आप सच बोलते हैं, जब आप स्वीकार करते हैं, अपनी गलती को स्वीकार करते हैं, या जब आप ईमानदारी से बताते हैं कि क्या हो रहा है, लोगों को ब्लफ नहीं करते हैं, तो आपको बहुत 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 आशीर्वाद मिलता है। आपकी एक जो ऑथेंटिसिटी होती है सच बोलने से, कहते हैं ना जो झूठ बोलता है उसकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि उसको याद होना चाहिए किसको कब क्या झूठ बोला था। बट जब आप सच बोलते हैं और ये करते हैं, जो हमारा 5 डे का बैच भी चल रहा था, नॉट अ सिंगल पर्सन आस्क फॉर रिफंड, नॉट अ सिंगल पर्सन। और इतनी दुआएं, वाई? बिकॉज आई डिड नॉट ट्राई टू ब्लफ पीपल, आई डिड नॉट ट्राई कि मैंने देखा दूसरे लोग जो अलग अलग पैंतरे अपनाते हैं, सच बोलने का पावर जो है, ऑथेंटिक रहने का पावर मुझे समझ में आया। अगेन थिंक टाइम मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थिंक टाइम? थिंक टाइम मीन्स एक जो चीज जो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, सुबह का 1 घंटा अपने आप को दीजिए फॉर पी, 3 चीजों के लिए। ये 3 P बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लिख लीजिए इसको। 3 चीजें शायद पहले भी कभी मैंने बताया होगा। 3 थिंग्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट: प्लानिंग, प्रिवेंशन, प्लानिंग, प्रिपरेशन, प्रिवेंशन। प्लानिंग के लिए सुबह का 1 घंटा आपके पास होना बहुत जरूरी। जो भी आप सीखते हैं उसको प्लान करने के लिए सुबह का 1 घंटा बहुत जरूरी है। प्लानिंग, प्रिपरेशन, प्रिपेयर होना, आज मैं किस टीम मेंबर से बात करूंगा, किस तरीके से बात करूंगा। कई बार कुछ डिफिकल्ट कन्वर्सेशंस हमको करने होते हैं। प्लानिंग, प्रिपरेशन एंड प्रिवेंशन। कौन से खतरे मुझे दिख रहे हैं और जिसके लिए मैं कैसे किस प्रकार से अपने आप को प्रिपेयर कर सकता हूं। मेरा प्लान भी क्या है, अगर ये ध्वस्त हुआ तो मेरा प्लान भी क्या है। याद रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग का असली मीनिंग समझिए।
जो मैं अक्सर लोगों को बताता हूं, पॉजिटिव थिंकिंग डज नॉट मीन कि नहीं 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 मेरे साथ कुछ अच्छा, सब अच्छा ही होगा, मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा, मेरे साथ कुछ है, सब कुछ अच्छा ही होगा, सब कुछ ही होगा। दैट इज नॉट पॉजिटिव थिंकिंग, दैट इज रादर नेगेटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग यह है कि अगर कुछ भी मेरी लाइफ में होता है तो ईश्वर मुझे शक्ति, युक्ति और बुद्धि दे कि जो भी लाइफ में डिफिकल्टीज आएंगी उसको, उससे पार पाने की और उसका समाधान पाने की शक्ति मुझे ईश्वर दे, और उसके लिए मैं प्लानिंग, प्रिपरेशन और प्रिवेंशन पे काम करूं। दिस इज पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग डज नॉट मीन कि आप डिनायल में रहे। पॉजिटिव थिंकिंग डज नॉट मीन कि आप पलायन करें रियलिटी से कि नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, सब अच्छा ही होगा। राइट? बिलीव इन गॉड, लिख लीजिए इसको, बिलीव इन गॉड बट लॉक योर कार। बिलीव इन गॉड बट लॉक योर कार। दूसरा, अगेन मेरे को रियलाइज हुआ कि जब इतने सारे लोगों की दुआएं मिली, इतने सारे ये मिला, तो मुझे रियलाइज हुआ कि जब आप एक बहुत बड़ा मिशन लेकर के चलते हैं, जब आपका एक बहुत बड़ा मिशन है कि आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं अपने कामों से, जब आपको रियलाइज होता है कि आप कितने इंपॉर्टेंट हैं कितने सारे लोगों के लिए, तो ईश्वर भी आपकी रक्षा करता है, ईश्वर भी आपकी मदद करता है। ईश्वर आपको कुछ होने नहीं देता। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू हैव अ ग्रेट विजन, अ ग्रेट मिशन ऑफ लाइफ। जिंदगी का एक बहुत बड़ा मिशन होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उस मिशन को देखते हुए आप टेम्पररी दिक्कतें, आप टेम्पररी प्रॉब्लम्स जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं। आज मैं सही में ये पॉजिटिविटी का आप सबसे बात करना चाहता था, इतने दिन से मैं सोच रहा था। आई रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ मिशन। जब इतने सारे लोग आप पे कर, और हमेशा कॉन्स्टेंटली एक फीलिंग आती रहती, जैसे एक मदर होती है ना, माँ को जब माँ बीमार होती है ना, उसको अपनी बीमारी, अपने कष्ट से ज्यादा अपने बच्चों की चिंता होती है। बच्चों को खाना कैसे मिलेगा, अगर मैं बीमार हूं तो इसकी स्कूल का कैसे होगा, इसकी पढ़ाई का कैसे होगा। एक माँ को अपनी तकलीफ से ज्यादा बच्चों की तकलीफ होती है, घर की फिक्र होती है उसको, और इसीलिए वो पर्याप्त रेस्ट नहीं लेती बीमार होने के बाद भी। अगेन उस तरह की एक फीलिंग मेरे अंदर भी आ रही थी कि अगेन स्टूडेंट्स का ये क्या होगा, किस तरीके से प्लानिंग, प्रिपरेशन, प्रिवेंशन में करूं कि ये ग्रुप ये होता रहे, जो हमारा मिशन है वो अक्षुण्ण रहे और देश के लिए कुछ बेहतरीन चीज जो बन सके। और जब आपकी ऐसी सोच होती है, जब आप इस देश के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जब आप अपने आप को रियलाइज कराते हैं और आपको समझ में आता है कि आपका इंपॉर्टेंस, आपका रहना, आपका स्वस्थ रहना कितना इंपॉर्टेंट है फॉर सो मेनी पीपल एंड फॉर द कंट्री, ऊपर वाला खुद आपकी जो है वो मदद करता है। तो इसलिए इट इज वेरी वेरी एसेंशियल, जितना बड़ा आपका मिशन होगा उतने सारे लोगों की दुआएं आपके साथ में रहती है। जितना छोटा लाइफ का मिशन आपका रहेगा उतने कम लोगों की दुआएं आपके साथ में रहती है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपका विजन सिर्फ अपने खुद तक के लिए है, आपका विजन अगर सिर्फ, मेरा विजन अगर सिर्फ मेरे भले के लिए है, तो सिर्फ एकमात्र वेल विशर में पाऊंगा, मैं खुद। अगर मेरा विजन मेरे परिवार जितना बड़ा है कि मेरे परिवार का अच्छा हो, कुछ मेरे परिवार का के से रिलेटेड अगर विजन हो, तो आपके परिवार में जितने लोग हैं उतने आपके वेल विशर्स मिलेंगे। अगर मोहल्ले के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, मोहल्ले को लेकर के विजन है, तो मोहल्ले जितने में जितने लोग हैं वो आपके वेल विशर बनेंगे। अगर आपका अपने शहर के लिए कुछ बड़ा विजन है और वो आप एक्सप्रेस करते हैं, उसके लिए कुछ कर रहे हैं, तो शहर के लोगों की दुआएं आपके लिए मिलेंगी। अगर देश और अंतरराष्ट्रीय विजन है आपका, तो इतने सारे लोगों की दुआएं आपके साथ रहती हैं और ईश्वर भी फिर आपकी मदद करता है। तो द बिगर योर विजन, लाइफ का विजन जितना बड़ा रहेगा उतने सारे वेल विशर्स आपके रहते हैं। आप कितने बड़े आदमी हैं, जितने ज्यादा आपके वेल विशर्स हैं उतने बड़े आदमी आपके हैं। क्योंकि जब आप बीमार होते हो ना, वहां ओटी में आपका पैसा काम नहीं आता, वहां लोगों की दुआएं काम आती है। ये एक बहुत बड़ा मेरा रियलाइजेशन था। और चार लाइनें जो मैंने कही थी एक बार फिर से दोहरा देता हूं। जिंदगी तेरे रूप अनेक, हर रूप की सीख अनेक, सब दिन अच्छे बुरे कुछ दिन, तकलीफें भूल दुआएं गिन। जो लोगों की दुआएं तेरे लिए हैं वो दुआएं गिन। तो अगेन ये लाइनें मुझे, मैंने तभी लिखी जब मैं हॉस्पिटल में था कि जिंदगी तेरे रूप अनेक, कभी ओटी में तो कभी हजारों लोगों को संबोधित करते हुए, अलग अलग रूप है, हर रूप की सीख अनेक, अच्छे दिनों की सीख अलग, बुरे दिनों की सीख अलग, सब दिन अच्छे बुरे कुछ दिन, तकलीफें भूल
दुआएं गिन। सो ये एक चीज मुझे समझ में आई। और अंतिम चीज जो मैं आपको पॉजिटिविटी में आज जो बोलने वाला हूँ, 20 मिनट का समय मैंने निर्धारित किया था जी, 20 मिनट हो चुके हैं। अंतिम, द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। मेरा और मेरा पूरा परिवार इंश्योर्ड है, हैवीली इंश्योर्ड है। मैं तो इंश्योर्ड हूं, बट हेल्थ भी इंश्योर्ड है। ये कभी मत सोचिए कि अरे देखेंगे ना, उस समय देख लेंगे, कर लेंगे। आप कर तो लेंगे, करना ही पड़ेगा। बच्चे को कुछ हो जाए, करना ही पड़ेगा, कर तो लेंगे। लेकिन जब आपके पास में एक सॉलिड कवर होता है, यू कैन गो फॉर द बेस्ट हॉस्पिटल, you can go for the best treatment modality possible, you can go for the best doctors and the best thing which money can buy। इसीलिए इंश्योरेंस होना चाहिए। इंश्योरेंस करना, बना के रखना, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ये करूंगा, इज नेगेटिव थिंकिंग। प्लानिंग, प्रिवेंशन, प्रिपरेशन के तहत सॉलिड इंश्योरेंस रखना इज पॉजिटिव थिंकिंग। क्योंकि जब आपके पास में इंश्योरेंस होता है, आप कॉलर उठा के घूम सकते हो कि चाहे जो हो जाए मेरा। और खास करके अगर अच्छा एजेंट है आपके साथ, और आई हैव अ वंडरफुल एजेंट बाय द नेम संतोष सिंह। और जो मेडिक्लेम की हमारी जो पॉलिसी है मेरी और इसकी, एंड आई एम श्योर इट्स अ मैटर ऑफ 1 वीक, पूरा का पूरा पैसा मुझे मिल जाएगा। सो आई नीड नॉट थिंक अबाउट। उस समय अगर पैसे को लेकर के आपको सोचना पड़े, उससे दुखदाई कुछ नहीं होता। आई होप यू रियलाइज कि जब प्रियजन या खुद का ऐसा कोई ये हो जाता है, तो उस समय पैसों की लेकर के, और मेनी टाइम्स जो है ना, मिसफॉर्चून नेवर अटैक्स अलोन, ऐसा बोलते हैं ना। कई बार जब आप कुछ आर्थिक मंदी से गुजर रहे हो, उसी समय कुछ बड़ा हेल्थ इशू आ जाता है और पैसे का ही हो जाता है। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस, और उस इंश्योरेंस को मेंटेन करना, बराबर प्रीमियम वगैरह पटा करके, दैट इज इक्वली एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंश्योरेंस के इंपॉर्टेंस के साथ में आपको ये आदेश है, अनुरोध है, सलाह है, आप जो समझ लीजिए, प्लीज बी वेरी वेरी वेल हेल्थ इंश्योर्ड। और अगर आप स्वस्थ रहते हैं तो पूरा पैसा तो आपको बोनस के साथ, इंटरेस्ट के साथ, सबके साथ तो वापस मिलता ही है। सो थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स। पिछले 10 दिनों के अनुभव से बहुत 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 सीढ़ियां मैं ऊपर चढ़ा हूं, और ये मेरी एनर्जी में, मेरे चेहरे से, मेरे इससे आपको दिख भी रहा होगा। यस, मुझे दिन में सोने के अलावा, मतलब सोने का जो पीरियड है उसके अलावा, कम से कम 8 घंटे दिन में मुझे लेटे रहने के लिए कहा गया, और बाकी समय मैं बैठ सकता हूँ, अपना बाकी का काम कर सकता हूँ। तो ये सब है। तो अगेन हम अपना लर्निंग सेशन अब शुरू करेंगे। इस दौरान, इस पॉइंट पर अगर कोई चीज आपको अगर रियलाइज हो रही हो, आपकी कोई सीखो अभी तक जो मैंने कहा, आप अगर कुछ कहना चाहते हो या अगर कुछ पूछना चाहते हो, तो यस, 1 या 2 मिनट का समय हम उस पर बिता सकते हैं। इफ यू वांट टू से एनीथिंग, और उसके ऊपर हम गए तो यस, थैंक यू शिवपाल जी फॉर द साउंड एडवाइस। और हरीश्वर खरे जी भी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए प्लीज। Sir, just to add, या apart from the health insurance, या term insurance, या critical health, either यस included in the term insurance or यस separately, and accident insurance. यस This also should be taken at the very young age. यस और जो अपनी पर्सनल सेविंग्स हैं वो भी बिल्कुल यंग एज से 20-25 जब से शुरू कर सकते हैं उस टाइम शुरू कर देना चाहिए, चाहे वो 500-500 रुपए महीने ही हो, यस लेकिन वो करना चाहिए। राइट। दैट टेक्स लॉन्ग वे, अदरवाइज बाद में प्रॉब्लम बहुत आ जाती है। दैट इज अ वेरी वेरी साउंड सजेशन। जितने यंग एज में आप इंश्योरेंस लेते हो, उतना कम प्रीमियम आपको लगता है। जितने यंग एज से आप ये करते हो, इनफैक्ट ये बहुत बड़ी बात खरे जी ने कही। आप कितने पैसे वाले बनते हो, आप कितने वेल्दी हो, ये आपकी इनकम पे डिपेंड नहीं करता है। ये डिपेंड करता है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग पे। हाउ यू प्लान, how you plan yourself, uh, how you plan your finances actually makes you wealthy. It is not your income which makes you wealthy. जो आपकी सेविंग है और जो आपका इन्वेस्टमेंट है, वो एक्चुअल आपका पैसा है। और जितने यंग एज में, आप सभी से मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे ग्रुप में ऐसे मेंबर्स हैं जो ये सब आपका काम करके दे सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट प्लान, और ये जो राइडर्स हैं, एक्सीडेंट, क्रिटिकल इलनेस, मतलब कैंसर है, बाकी सब चीजें हैं, उन सब का अगर आपके ऊपर में कवरेज रहता है, तो आप कभी भी घबराते नहीं हैं, और जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट जो है वो आप ले सकते हैं।